So, very good afternoon, everyone. I'm Dr. Barkha Gupta, and welcome to my channel Management Mantra by Dr. Barkha Gupta. तो जैसा आप जानते हैं कि आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 2 मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सारे एमसीक्यूज जो हैं ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं, तो इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। रूल है कि पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद फर्स्टली सेल्फ आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सेल्फ आंसर नहीं कर पाते हैं उसके बाद आप आंसर्स देखिएगा। ओके, बट फर्स्टली डू लाइक आप अपनी खुद की एबिलिटी को यूज कीजिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैट पर्टिकुलर सेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू सेशन। तो बिफोर स्टार्टिंग, जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके गाइस, तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है IFAS। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एंटी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करा रही है और ये प्रिपरेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप यहाँ देख सकते हो कि स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 28 को, तो जिसको आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जैसा आप जानते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर जो लोग रैंक लेते हैं उनको आप देख ही सकते हो कि कुछ ना कुछ जो कोर्स है उस पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जो भी आपका रेगुलर कोर्स होगा उसके सब्सक्रिप्शंस पर। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए कुछ बेनिफिट है जिसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। वेबसाइट्स की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कैन एन एनवायरमेंटल एनालिसिस बी यूज्ड टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशंस विद, है ना। व्हाट कैन एन एनवायरमेंटल एनालिसिस, एक एनवायरमेंटल एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशंस को क्या प्रोवाइड करती है? इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लिंक एंड नेटवर्क, a proactive strategy outcome or a reactive strategy situations, changeability and predictability, a market growth and market share। क्या लगता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस से क्या चीज हमको पता चलती है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? तो आंसर इज बी गाइस। इससे हमको एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, मतलब हमें क्या करना है उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी आउटकम और एक रिएक्टिव स्ट्रैटेजिक सिचुएशंस हमें पता चल जाती है, जिसके बेसिस पर वी आर deciding ki what we want to do in future for our with our competitors and with our customers and all. Now the question number 2, which among the following is not a generic strategy? जैसे आप जानते हैं यूनिट 6 में आप लोगों का सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो BCG मैट्रिक्स हो, चाहे वो आपका जेनरिक स्ट्रैटेजी हो या फिर आपका फर्दर कोई हो। तो जेनरिक स्ट्रैटेजी का पार्ट क्या नहीं है? यूनिट स्ट्रैटेजी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, नीश स्ट्रैटेजी। क्या लगता है? जल्दी से आंसर कीजिए। द राइट आंसर इज ए गाइस, बिकॉज देखो कॉस्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस, ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, बट यूनिट स्ट्रैटेजीज कुछ नहीं होती है जेनरिक स्ट्रैटेजीज में। तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ जेनरिक स्ट्रैटेजीज। तो बेसिक अगर आप लोगों को पता है तब भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अगेन BCG मैट्रिक्स यूनिट 6। स्टेटमेंट है यहाँ पर 3 आपके पास। पहला स्टेटमेंट कहता है BCG मैट्रिक्स। जैसे ही मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जैसे दिमाग में आए BCG मैट्रिक्स तो हमेशा याद रखो उसका जो मॉडल, पहले पर क्या है, ऊपर क्या है, मार्केट शेयर है कि मार्केट ग्रोथ है, नीचे क्या है ये पता करो, यहाँ पर क्या है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग, सारी सिचुएशंस को अपना जो है वो दिमाग में रखो। Now statement 1, in BCG matrix, business unit high market share and but low growth rate comes under question mark. Is it true? याद करिए डायग्राम को। क्या बिजनेस मैट्रिक्स में, BCG मैट्रिक्स में जो हाई मार्केट शेयर होता है, ठीक है, जैसे आपको पता ही है यहाँ पर हमारी हाई सिचुएशन होती है और यहाँ पर हमारी लो सिचुएशन होती है। ये होता है ग्रोथ और ये होता है मार्केट शेयर, राइट। याद आ गया डायग्राम सबको? अब देखो BCG मैट्रिक्स में बिजनेस यूनिट में हाई मार्केट शेयर बट लो ग्रोथ रेट कम्स अंडर द क्वेश्चन मार्क। क्या क्वेश्चन मार्क में ये है? डायग्राम आपके सामने है, मैच करके देखिए और आंसर्स निकालिए। स्टेटमेंट 2, BCG मैट्रिक्स बिजनेस यूनिट विद द हाई मार्केट शेयर और हाई ग्रोथ रेट, हाई मार्केट शेयर हाई ग्रोथ रेट कम्स अंडर स्टार। अंदाजा लगा लीजिए सही है या गलत है। स्टेटमेंट 3, in BCG matrix business unit with the low growth rate and high market share comes under the cash cow
ये देखिए क्या लगता है, अब तो वैसे मुझे लगता है समझ में आ ही चुका होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, लो ग्रोथ रेट and the high market share comes under the cash cow. So the answer is A guys. I think कुछ गड़बड़ है। Low growth rate, but high market share comes under the cash cow. देखिए यहां पर हाई मार्केट रेट होता है और लो ग्रोथ रेट होती है। आंसर विल बी BCG matrix with low growth rate but a high market share. Low growth rate with high market share comes under the cash cow. ये यहाँ पर जो आंसर है वो स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर वन अलोन यहाँ पर दिया गया है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना गाइस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। तो इनकरेक्ट अगर देखा जाए तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही है जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है ना, बिजनेस यूनिट जिसमें आपकी हाई मार्केट शेयर है, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, और कह रहा है कि लो ग्रोथ रेट है, वो क्वेश्चन मार्क आता है क्या। तो आप देख सकते हो कि लो ग्रोथ रेट आ रही है और हाई मार्क आपका जो है वो लो शेयर आएगा यहाँ पर, और आपका जो ग्रोथ रेट है वो कैसा आएगा, वो आपका हाई आएगा। ठीक है ना, तो ग्रोथ रेट हाई रहेगा और ये आपका ये रहेगा, तब आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसके चलते आपका ये स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट ये करेक्ट है, बट ये जो है वो गलत है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ओनली 1 है, दैट इज दिस वन। ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना ये बहुत जरूरी है। लाइक अभी आपने देखा, मैंने ही अगर थोड़ा सा कंफ्यूज अगर हो गई तो आप समझ लो फिर एग्जाम में क्या होगा। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स देयर आर द 3 डुअल एंड मल्टीपल लाइन्स ऑफ अथॉरिटीज। कहां पर, किस संगठनात्मक रूप में आपको लगता है कि मल्टीपल लाइन ऑफ अथॉरिटीज होती हैं, डुअल या फिर मल्टीपल लाइन ऑफ अथॉरिटीज होती है। मैट्रिक्स, मॉड्यूलर, मल्टी डायमेंशन, डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई नो कि सभी को पता होगा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस में आप भी जानते हो कि प्रोजेक्ट और आपका जो फंक्शनल है ये दोनों ही यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं। तो प्रोजेक्ट और फंक्शनल्स ये दोनों ही बॉस यहाँ पर होते हैं, इसके चलते आपके यहाँ पर मल्टीपल लाइन ऑफ अथॉरिटीज आ जाती है, राइट। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement about the grievance redressal machinery given under the industrial not true। अगेन आपसे नॉट के बारे में पूछा गया है। Every industries established employing 20 or more workmen shall have one or more grievance redressal committee। हर एक इंडस्ट्री में जो एस्टैब्लिश की गई है, 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स होने पर ग्रीवियंस रिडेशल कमेटी को बनाना कंपलसरी है। दूसरा कह रहा है कि ग्रीवियंस रिडेशल कमेटी कैन रिसॉल्व एनी डिस्प्यूट अराइविंग इन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में अराइज होने वाले हर तरह के ग्रीवियंस को दूर करने का या डिस्प्यूट को दूर करने का काम ये कमेटी करती है। It is a bipartite committee with equal number of members representing the employers and workmen। क्या ये एक बाइपर्टाइट कमिटी है जिसमें एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों के इक्वल नंबर के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं। There is a 45 days time limit for the date of written application to complete the proceeding। इसमें जो रिटन कंप्लेंट है उसको कंप्लीट होने में 45 डेज का टाइम लिमिट दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू यू विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। राइट आंसर इज बी गाइस, बी इज द राइट वन। Grievance Resolution Committee can resolve any dispute arising in the industrial establishment। Sometime it's not true guys, because sometime it's happen कि कोई भी dispute, कई बार ऐसे भी होते हैं जो कि नेशनल लेवल के हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो हायर लेवल के होते हैं, तो उनको हम यहाँ पर ग्रीवियंस रिडेशल कमेटी पर नहीं छोड़ते हैं। वो डिस्प्यूट आपके जो रहते हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं, जो हमारी डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी होती है वो उसमें चले जाते हैं। जैसे कि हमारे लेबर कोर्ट हो गया, हमारा कंसिलेशन हो गया, वहां पर वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।
ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेजिस्लेशन। तो अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा किसको मैच कर रहा है। मिनिमम वेज एक्ट टू इंश्योर द वेजेस पेबल डिस्ट्रीब्यूट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये क्या कहता है? वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये आपके जो है वो किस चीज को बताते हैं? तो वेज एक्ट आपको भी पता है वेजेस से जुड़ा हुआ है, मिनिमम वेज से जुड़ा हुआ है। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट जो है ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आपका जो क्रिएट किया गया है। इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट की भाई सभी को बराबर समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट रिलेटेड टू दी बोनस के मैटर्स को ये मैटर करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। द राइट आंसर इज बी। जो मिनिमम वेज होता है वो ये कहता है टू एक्सटेंड द सोशल जस्टिस। ये जस्टिस के लिए बनाया गया है जिससे कि हर एक वर्कमैन को, जो भी हर एक वर्कमैन को एटलीस्ट मिनिमम पैसा तो दिया ही जाए जो उसका हक है। फिर दूसरा आता है आपका पेमेंट ऑफ वेज एक्ट। यहां पर इंश्योर की जाती है वेजेस जो कि पेबल होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो प्रिस्क्राइब किया गया है, उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट है आपका इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट, मतलब इक्वली यहां पर सबको पेमेंट मिलना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए रेन्यूमरेशन और एम्प्लॉयमेंट को यहां पर मैटर किया गया है कि भाई दोनों में समानता होनी चाहिए, कि अगर सेम पोजीशन पर कोई है तो सेम पोजीशंस वाले सभी लोगों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए इफ दे हैव equal qualifications, equal experience, etc. Now the payment of bonus act, this is related to allow the employee to legally share the prosperity of establishment contribute by the capital management and labor. तो ये वाला जो फंडा है जिसमें प्रोस्पैरिटी से रिलेटेड बात की जा रही है, comes under the bonus act. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, यहाँ पर दो लिस्ट आपके सामने दी है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए और आइडेंटिफाई द कोड रिप्रेजेंटेटिव करेक्ट मैच। ये आपके यहाँ पर ऑप्शंस हैं ABC, एथनोसेंट्रिक फर्म्स ओरिएंटेड पॉलिसीज, पॉलीसेंट्रिक फर्म्स एंड ग्लोबल ऑपरेशनल पॉलिसीज एंड जियोसेंट्रिक फर्म्स। ये किसको आपका लाइक फॉलो करते हैं, इसको आपको बताना है। कुछ बेसिक फीचर्स आपको दिए गए, बड़े सिंपल सा है। देखो यहाँ पर होम और होस्ट की बात की जा रही है, डोमेस्टिक होस्ट मार्केट पॉलिसी। आप इन्हीं से अंदाजा लगा सकते हो वैसे तो कि क्या चीज जो है वो आनी चाहिए, राइट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अंदाजा आप लगा चुके होंगे एंथ्रोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक के लिए। सो द आंसर इज 3 गाइस, 3 इज द राइट वन। देखो एथनोसेंट्रिक की अगर बात की जा रही है तो एथनोसेंट्रिक फर्म कौन सा होगा, जहां पर शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन दी डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ऑपरेशन पॉलिसी। ठीक है, ये देखो ये है ना, थोड़ा सा क्या होता है ना, जब हम इसको कॉपी करते हैं या टाइप करते हैं तो ये थोड़ा सा इस साइड चला गया है, जिस वजह से ये कंप्लीट नहीं आ पा रहा है। मेंटेन द बैलेंस ऑफ होम एंड होस्ट मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी, ये शेल्डन डिस्टिंग्विश बिटवीन द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ऑपरेशन पॉलिसी और फॉलो द होस्ट मार्केट पॉलिसी। ये है ये चीज, ठीक है ना, अभी ठीक है। चलिए ओके, चलो अब मिला के देखते हैं कि कौन सा किसको मैच कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मी ये आंसर इसका क्या बताया है, इसमें 3 नहीं आना चाहिए। देखो पॉलीसेंट्रिक का मतलब होता है कि यहाँ पर एक बैलेंस बना के रखते हैं होम और होस्ट के बीच में, है ना, ये होना चाहिए। रुको एक सेकेंड, देखो एथनोसेंट्रिक फर्म्स का मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने होस्ट मार्केट पॉलिसीज को फॉलो कर ये अपने होम मार्केट को फॉलो करते हैं। ठीक है, किसको फॉलो करते हैं, ये सिर्फ होम मार्केट को फॉलो करते हैं। पॉलीसेंट्रिक का जो मतलब होता है वो होता है कि यहाँ पर
दे जो हमारे पॉलीसेंट्रिक वाले होते हैं वो क्या करते हैं, क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ होस्ट को फॉलो करेंगे। ठीक है, किसको फॉलो करेंगे, होस्ट को फॉलो करेंगे। और जियोसेंट्रिक जो होता है ये ओवरऑल सभी को बैलेंस करके चलने का काम करता है, राइट। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर देखें तो ये देखो, अगर आप पॉलीसेंट्रिक देखो तो ये होस्ट मार्केट यहाँ पर क्लियर आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। अब अगर इसी को देखो तो यहाँ पर सिर्फ 3 जो है सेकंड का वो सिर्फ एक ही में शो हो रहा है। जियोसेंट्रिक को देखोगे तो हमने यहाँ पर बात की थी कि होम और होस्ट में आपका बैलेंसिंग बना के चलते हैं। अब एथनोसेंट्रिक क्योंकि आपके होम मार्केट को बिलोंग करता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर डोमेस्टिक को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो आंसर इज 3। कैसे आया, समझ में आ गया ना। होस्ट मार्केट कहां पर बात की जाएगी, जहां पर पॉलीसेंट्रिक की बात की जाएगी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए यहाँ पर भी आपको लिस्ट वन दिया गया है। कॉर्पोरेट कॉस्ट थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी एंड एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी। आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर करना है, जिसको याद नहीं है वो याद कर लो, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जैसे यहाँ पर आंसर है आपका टी, कि जो आपका ये कॉम्पिटिटिव कॉस्ट थ्योरी है ये किसने दी है, डेविड रिकार्डो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी गिवन बाय दी गॉटफ्राइड। फैक्टर एंडोनमेंट जो थ्योरी है दिस इज गिवन बाय दी एली। और एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी गिवन बाय दी आदम स्मिथ। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको नामा, गेट्स, ट्रिम्स और ट्रिप्स यहाँ पर दिए गए हैं, है ना, जो कि आपके WTO से रिलेटेड टर्म्स हैं। और आपको यहाँ पर मिलाना है कि वो किस चीज को बिलोंग करते हैं, राइट। जैसे कि लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ये किससे रिलेटेड है। इंक्लूड द इंडस्ट्रियल गुड, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश और फिशनरी प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन काम करता है। आपका लिबरलाइजेशन से रिलेटेड कौन काम करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। मोनोपोली पावर ऑफ ऑनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज किसको मिलती है। ये सारे आपको यहाँ पर बताना है कि कौन किसके अंदर काम कर रहा है। ओके, सो द राइट आंसर इज 3 गाइस, 3 इज द राइट वन। देखो नामा की बात की जाए जी, अब देखो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं बच्चों जो आपको ये याद रखना ही रखना है। अब WTO के अंदर कौन कौन से एग्रीमेंट्स आते हैं, WTO के अंदर कौन कौन से एजेंडाज आते हैं, ट्रिप्स, ट्रिम्स, गेट्स, ये किस को बिलोंग कर रहे हैं और ये किस चीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये सब हम ऑलरेडी रिवीजन क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में भी आपको पढ़ा चुके हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इन क्वेश्चंस को करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अच्छा तरीका ये होता है कि एटलीस्ट जिनके बारे में आपको पता है पहले उनको फाइंड आउट करके आप आंसर कर सकते हो, राइट। जैसे कि नामा, इसका क्या है कि भाई ये आपका इंक्लूड करता है इंडस्ट्रियल गुड, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश, फिशनरी प्रोडक्ट्स, इन सबको। गेट्स की अगर बात करें तो गेट्स जो था वो आप लोगों को भी पता है कि उस समय पर ये गुड्स और सर्विसेज को लेकर बनाया गया था, ठीक है। ट्रिम्स की अगर बात करें, ठीक है, तो ट्रिम्स जो था वो किसको लेकर था, सो दिस इज रिलेटेड टू दी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। और ट्रिप्स जो था वो आप जानते ही हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर था। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जहां आ गया वहां ट्रिप्स की बात की जा रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अंदाजा इसमें लगा सकते थे, और कुछ भी नहीं करना ना, सिर्फ इसको देखते, डी को देखो और डी का जो है वो इसको देखते, इसी से आप आंसर निकाल सकते थे क्योंकि डी का 4 एक ही में दिया हुआ है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 अगेन, Bretton Woods कॉन्फ्रेंस, सॉफ्ट लोन विंडो, जिनेवा एंड लोन टू प्राइवेट सेक्टर। तो ये किस किस को बिलोंग करते हैं, WTO, वर्ल्ड बैंक, IFC और IDA। मैचिंग है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो द राइट आंसर इज सी। देखो Bretton Woods कॉन्फ्रेंस, एज यू नो, वर्ल्ड बैंक प्लस IMF, ठीक है, जानते हैं यहीं पर क्रिएट हुआ था। सॉफ्ट लोन विंडो कौन देता है, IDA। फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। जिनेवा मतलब कहाँ हुई थी, ये आपका जिनेवा WTO से रिलेटेड है। लोन टू प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स को लोन कौन प्रोवाइड करता है, IFC, राइट। इन सबके फुल फॉर्म मुझे चाहिए, फुल फॉर्म। इसको अनदर नेम इसका क्या है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, which
ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफॉर्मेंस अप्रेजल बायसिस? परफॉर्मेंस अप्रेजल बायसिस नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल बायसिस क्या होता है कि जब एक रेटर एक रेटी को रेट करता है, उस समय अगर वो किसी भी चीज को माइंड में रखा हुआ है, चाहे वो नेगेटिव चीज को माइंड में रखकर उसको कर रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव चीज को रखकर कर रहा हो, बट कहीं पर भी उसने अगर कोई पॉइंट अपने माइंड में रखा हुआ है उस पर्सन से रिलेटेड, तो वो रेटी को फेयरली हम कह सकते हैं कि वो जज नहीं कर पाएगा। तो उस समय पर जो क्रिएट होता है वो होता है बायसेस। तो वो कौन सा हो सकता है? हैलो इफेक्ट, स्टैंडर्ड टेंडेंसी, पर्सनल बायसेस या रॉन्ग सर्वे? क्या होगा वही हमें यहाँ पर बताना है। तो नॉट पूछा गया है, सो दैट इज द डी गाइस, क्योंकि रॉन्ग सर्वे कुछ होता ही नहीं है अप्रेजल के केसेस में। ये देखो आपका लीनियंसी एरर, सिमिलरिटी एरर, रिसेंसी, कॉन्ट्रैक्ट, सेंटर टेंडेंसी, स्पिल ओवर इफेक्ट, होलो इफेक्ट एंड परपेचुअल एरर। इसको पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगेन मार्केट दिया गया, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बेनिफिट्स एंड बिहेवियरल, जो कि सेगमेंटेशन से रिलेटेड है। और यहाँ पर आपको सैंपल सेगमेंट्स दिए गए हैं, बस आपको मैच करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। इसी तरह के इजी क्वेश्चन आप लोगों को समटाइम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। चलो तो देखे जाए क्या होगा आंसर। यस, ए। मुझे पता है ये बहुत सारे लोगों का सही भी निकला होगा, क्योंकि डेमोग्राफिक सभी जानते हैं कि दिस इज रिलेटेड टू द जेंडर, है ना। और ये आपका साइकोग्राफिक रिलेटेड टू द मेंटल एबिलिटी, ठीक है, दैट मीन्स की सेल्फ वैल्यू। बेनिफिट्स रिलेटेड टू द कन्वीनियंस एंड बिहेवियरल, लाइक आप किसके साथ में लॉयल्टी शो कर रहे हो। तो लॉयल्टी एक ऐसा एक एग्जाम्पल है बिहेवियरल सेगमेंटेशन का, कि भाई मैंने तो कोलगेट प्रेफर करना है क्योंकि मैं कोलगेट को ही सपोर्ट करती आ रही हूँ, तो कोलगेट ही लूंगी। वो वाला फंडा यहाँ पर काम करता है, राइट। उसका बिहेवियर बन चुका है कि मुझे प्रोडक्ट के साथ में लॉयल्टी शो करनी है। अमूल दूध तो अमूल दूध ही, हम ना तो मदर डेयरी प्रेफर करेंगे ना हम कुछ और करेंगे। यही वाला फंडा यहाँ पर भी है, राइट। चलिए, सो अगेन एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जो आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसको अच्छे से देख लो, इसका आंसर कर दो, और मैं आपको शाम को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड करूंगी, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग तैयार करके रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चले। थैंक यू सो मच, ज्वाइन द टेलीग्राम। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और जैसा आप जानते ही हैं कि ये चैनल आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स एस्पेक्ट भी बताता है, क्योंकि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ। और साथ ही साथ कोई और टॉपिक जिस पर आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप लोग जरूर बताइएगा। टेलीग्राम में बता सकते हैं, पर्सनल टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करके बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उनके ऊपर भी डेफिनेटली वर्क किया जाएगा। जैसे कुछ अभी मेरे पास आए भी हैं टॉपिक जिनके ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया है, बहुत जल्द वो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी हार्ड प्लस स्मार्ट।